नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द वर्ल्ड टुनाइट में। मैं हूं आपके साथ आशुतोष चतुर्वेदी। बुलेटिन में आज आपको दिखाएंगे आखिर क्यों फिर विवादों में घिर गई है पाकिस्तान क्रिकेट टीम। वेस्टइंडीज मैच से पहले कहा थे चीफ सेलेक्टर मोइन खान, और दिखाएंगे क्यों दिया आईपीसीसी चेयरमैन राजेंद्र पचौरी ने इस्तीफा और कैसे छिड़ी है अल बगदादी में जंग। शुरुआत करते हैं सबसे पहले 10 मिनट में दुनिया की 10 बड़ी खबरों के साथ। अमेरिका ने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में भारत की स्थायी सदस्यता का समर्थन किया है। व्हाइट हाउस के प्रेस सचिव जोश अर्नेस्ट ने कहा है कि जहां तक सुरक्षा परिषद में भारत की सदस्यता की बात है तो उनके मुताबिक राष्ट्रपति इसका समर्थन करते हैं। पिछले महीने भारत के दौरे पर आए बराक ओबामा ने भी संसद में कहा था कि मैं आज ये कह सकता हूं कि आगामी वर्षों में मैं संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार देखना चाहता हूं जिसमें भारत एक अस्थायी सदस्य हो। आपको बता दें कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के पास विश्व में शांति और सुरक्षा कायम रखने की जिम्मेदारी है। इस सिक्योरिटी काउंसिल में 5 स्थायी और 10 अस्थायी सदस्य हैं। स्थायी सदस्यों में अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस और ब्रिटेन के वीटो पावर हैं। वीटो पावर वाले देश किसी भी मुद्दे पर सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव को रोक सकते हैं। स्थायी सदस्यता पाने के लिए भारत, ब्राजील, जर्मनी और जापान काफी वक्त से कोशिश कर रहे हैं। हालांकि हाल ही में चीन ने भी सिक्योरिटी काउंसिल में भारत का समर्थन करने की बात कही है। भारत के विदेश सचिव एस जयशंकर की सार्क यात्रा अगले रविवार को भूटान से शुरू होगी और 3 मार्च को वो इसी यात्रा के तहत पाकिस्तान में होंगे। उनकी पाकिस्तान यात्रा भारत पाक वार्ता की बहाली के प्रतीक के तौर पर देखी जा रही है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने विदेश सचिव की सार्क यात्रा के पहले चरण की जानकारी देते हुए कहा कि एस जयशंकर 1 मार्च को भूटान में, 2 मार्च को बांग्लादेश में, 3 मार्च को पाकिस्तान में और 4 मार्च को अफगानिस्तान में मौजूद रहेंगे। उनकी इस यात्रा को प्रधानमंत्री के निर्देश के मुताबिक बताते हुए कहा गया कि बाकी देशों के दौरे का कार्यक्रम तय किया जा रहा है। जयशंकर का पाकिस्तान दौरा भारत की तरफ से विदेश सचिव स्तर की वार्ता रद्द करने देने के 7 महीने बाद हो रहा है। भारत ने उस वक्त वार्ता इसलिए रद्द कर दी थी क्योंकि पाकिस्तान के उच्चायुक्त ने यहां कश्मीरी अलगाववादियों के साथ चर्चा की थी। जयशंकर का ये दौरा इस्लामाबाद गए रंजन मथाई की यात्रा के लगभग 2.5 साल बाद हो रहा है। इस महीने की शुरुआत में पीएम ने पाकिस्तान पीएम से बातचीत की थी, जिसके बाद ही ये घोषणा की गई थी कि जयशंकर इस्लामाबाद की यात्रा पर जाएंगे और द्विपक्षीय एजेंडे को आगे बढ़ाएंगे। शरीफ ने साझा हितों के सभी मुद्दों पर चर्चा करने के लिए विदेश सचिव के प्रस्तावित यात्रा का स्वागत किया था। बांग्लादेश की एक अदालत ने वहां के पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया की गिरफ्तारी का आदेश दिया है। सुरक्षा कारणों का जिक्र करते हुए अदालत में पेश नहीं होने के बाद भ्रष्टाचार के 2 मामले में उनकी जमानत पर रोक लगा दी गई। पूर्व प्रधानमंत्री और उनके फरार घोषित बड़े बेटे तारिक रहमान सहित 8 और लोगों के खिलाफ जिया अनाथालय ट्रस्ट और जिया चैरिटेबल ट्रस्ट के भ्रष्टाचार के मामले की सुनवाई चल रही है। इस सिलसिले में अदालत 3 के विशेष न्यायाधीश अबू अहमद जामदार ने विपक्षी नेता के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया। 69 साल के जिया के वकीलों ने ये दलील देते हुए मामले की सुनवाई टालने की मांग की कि सुरक्षा कारणों से उनकी मुवक्किल पेश नहीं हो सकती। अदालत के अधिकारियों ने बताया कि ये आदेश इसलिए आया है क्योंकि पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया दोनों ही मामलों के मुकदमे की 50 से ज्यादा सुनवाई के मौके पर पेश नहीं हुई, जबकि हर मौके पर उनके वकीलों ने गैर मौजूदगी की अलग अलग वजह बताई। अदालत का ये आदेश ऐसे वक्त में आया है जब देश में राजनीतिक अस्थिरता है और जिया की बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी 6 जनवरी से लगातार देशव्यापी आंदोलन कर रही है, जिसकी वजह से हिंसा में करीब 110 लोगों की जान जा चुकी है। अमेरिका ने 26 मई से H-1B वीजा धारकों के साथ उनके जीवन साथी को भी काम करने की मंजूरी प्रदान करने का फैसला किया है। इस फैसले से हजारों भारतीयों को फायदा हो सकता है। दरअसल मौजूदा कानून के तहत H-1B वीजा धारकों के साथ उनके जीवन साथी यानी पति या पत्नी को काम करने की अनुमति नहीं है। अमेरिकी नागरिक और आव्रजन सेवा 26 मई से H-1B वीजा धारकों के पति पत्नी के आवेदन लेना शुरू करेगा। USCIS की तरफ से फॉर्म 1765 को मंजूरी दे देने पर डिपेंड स्पाउस यानी कि पति पत्नी को एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेशन कार्ड मिल सकेगा और वो अमेरिका में काम करना शुरू कर सकेंगे। USCIS का अनुमान है इस नियम के तहत पहले साल 1,79,600 लोग आवेदन कर सकते हैं और बाद के सालों में 55,000 सालाना आवेदन आएंगे। इस पहल का भारतीय अमेरिकी समुदाय ने स्वागत किया है क्योंकि H-1B वीजा धारकों में भारतीयों की संख्या सबसे ज्यादा है।
दक्षिण एशियाई अमेरिकियों की एक संस्था सॉल्ट यानी कि साउथ एशियन अमेरिकन लीडिंग टुगेदर ने एक बयान में अमेरिका सरकार की इस पहल का स्वागत किया है। चाड सेना ने चरमपंथी संगठन बोको हराम पर कार्रवाई करते हुए उसे काफी नुकसान पहुंचाया है। नाइजीरिया में बोको हराम के 207 आतंकवादियों को चाड सेना ने मार गिराया। नाइजीरिया के नेशनल टीवी स्टेशन से चाड सेना ने ये बयान जारी किया है कि चाड की सेना ने नाइजीरिया में बोको हराम के आतंकवादियों से संघर्ष किया। इसमें चाड सेना की ओर से 207 आतंकवादियों को मार गिराया गया। इस दौरान ट्रांसीवर लैस एक टैंक, 2 मोर्टार, 2 टोयोटा पिकअप वैन और गोला बारूद सहित बहुत से सैन्य उपकरण को भी नष्ट किया गया। सेना के बयान के मुताबिक कुछ घंटों तक चली भीषण लड़ाई के बाद चाड सेना ने बोको हराम के आतंकवादियों को पूरी तरह से हरा दिया। लड़ाई में चाड के एक सैनिक की भी मौत हो गई, जबकि 3 अन्य जख्मी हो गए। जनवरी 2015 से चाड ने कैमरून और नाइजीरिया में सेना की तैनाती करने और इन दोनों देशों के साथ बोको हराम के खिलाफ लड़ने की शुरुआत की। बोको हराम के विरोध के लिए नाइजीरिया, चाड, कैमरून, बेनिन और नाइजर ने 7 फरवरी को एक संयुक्त सेना की स्थापना की घोषणा की थी। आतंकवादी संगठन इस्लामिक स्टेट के चरमपंथियों ने बड़ी संख्या में सीरिया के ईसाइयों को अगवा कर लिया है। सीरिया में मानवाधिकारों पर निगरानी रखने वाले संगठन के मुताबिक कम से कम 90 लोगों को पूर्वी सीरिया के ताम्र शहर से अगवा किया गया है। बंधक बनाए गए लोगों में बड़ी संख्या में महिलाओं और बच्चे भी हैं। इस्लामिक स्टेट के आतंकवादियों ने सुबह से ही छापे मारकर लोगों को बंधक बनाना शुरू कर दिया। अगवा किए गए ज्यादातर लोग सीरियाई ईसाई हैं। कुछ बंधकों को इस्लामिक स्टेट के आतंकी अपने साथ ले जाने में कामयाब रहे, जबकि कुछ उनकी गिरफ्त से भागने में कामयाब रहे, जो कुर्द लड़ाकों के अधिकार वाले इलाकों में पहुंच गए। इस बीच सीरियाई कुर्द लड़ाके अमेरिकी हवाई हमलों की मदद के साथ आईएस के नियंत्रण वाले इलाकों में अपनी बढ़त बना रहे हैं और उन्होंने कई छोटे छोटे इलाकों को इस्लामिक स्टेट के नियंत्रण से छुड़ा लिया है। फ्रांस के सटारिकल मैगजीन शार्ली एब्दो के दफ्तर पर हमला हुए काफी वक्त बीत चुका है, लेकिन इस हमले ने भी इस मैगजीन के पब्लिशर्स को उतना नहीं डराया जितना आतंकवादियों ने उम्मीद की थी। एक बार फिर से इस मैगजीन का लेटेस्ट इशू बाजार में आ चुका है और उसकी बम्पर सेल हो रही है। हालांकि मैगजीन के दफ्तर पर हुए हमले के तुरंत बाद आया इशू काफी धमाकेदार था और उसकी वजह से एक बार फिर से मैगजीन पर विवाद के बादल मंडरा रहे थे, लेकिन इस बार का इशू शांतिपूर्ण ही है। इस बार मैगजीन के पहले पन्ने पर फ्रांसिस पोप हैं और उनके साथ मैरिन ली पेन भी। जो टेक्स्ट दिया गया है वो है हियर वी गो अगेन। पिछले सर्वाइवर्स इशू से इस बार की मैगजीन के पन्ने और साइज दोनों ही कम है। इस इशू की 2.5 मिलियन कॉपीज छापी गई हैं और लोग इसे खरीदने में कोई कंजूसी नहीं दिखा रहे हैं। नए अंक से ये लग रहा है कि एक बार फिर शार्ली एब्दो अपने ढर्रे पर चल पड़ा है और कलम की ताकत को बंदूक से ज्यादा मजबूत साबित कर रहा है। ब्राजील का मौसम भी गजब ढा रहा है। एक तरफ जहां साओ पाउलो में सालों से सूखा पड़ा हुआ है, वहीं देश के पश्चिमी इलाके एकर स्टेट में जबरदस्त बारिश हो रही है। मिली जानकारी के मुताबिक लगभग 4 शहर ऐसे हैं जो पूरी तरह जलमग्न हो चुके हैं। लगभग 1200 परिवारों को बाढ़ के चलते विस्थापित किया जा चुका है। एकर नदी पूरे उफान पर है और इसके किनारे टूटने की वजह से लोगों के घर, व्यवसाय और खेती सब कुछ बर्बाद हो चुकी है। नदी अब तक की सबसे ज्यादा गहराई तक पहुंच चुकी है और खास तौर पर बोलीविया के बॉर्डर की तरफ के हालात और भी बिगड़े हुए हैं। हैती से विस्थापित होकर यहाँ शरण ले रहे शरणार्थियों को यहाँ से भी हटाना पड़ा है, क्योंकि ये पूरा इलाका जबरदस्त बाढ़ की चपेट में है। लेकिन मुसीबत की बात तो ये है कि यहाँ के लोगों को अभी राहत मिलने वाली नहीं है, क्योंकि मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले दिनों में बरसात का पानी और बढ़ने ही वाला है, यानी बाढ़ के हालात और भी खराब होंगे। आसमान में करतब दिखाते ये हवाई जहाज कोई आम नहीं, बल्कि ये हैं सिंगापुर का F-16S और ऑस्ट्रेलिया का F-18S, और ये लोगों के सामने ऐसी उड़ान भर रहे हैं कि हर कोई देखता ही रह गया। दरअसल ये नजारा है 12वें ऑस्ट्रेलियन इंटरनेशनल एयर शो का, जिसका नाम है एवलॉन 2015। इसकी शुरुआत मंगलवार को मेलबर्न के एवलॉन एयरपोर्ट से की गई। इस प्रदर्शनी में 20 देशों की 1600 एविएशन एंटरप्राइजेस हिस्सा लेंगी। इस शो में एडवांस एयरक्राफ्ट्स को प्रदर्शित किया जाएगा। आपको बता दें कि यह ऑस्ट्रेलिया, एशिया और इंडो पैसिफिक रीजन का मेजर एविएशन इवेंट माना जाता है। ऑस्ट्रेलिया के इस एयर शो में कमर्शियल, सिविल और मिलिट्री एविएशन से जुड़ी चीजें रखी जाएंगी। ये बेहतरीन एयर शो 1 मार्च तक चलेगा।
अब एक दिलचस्प तस्वीर देखिए, आज वर्ल्ड कप में आयरलैंड और यूएई के मुकाबले के दौरान की, जब यूएई की टीम उस समय सन्न रह गई जब टीम के गेंदबाज अमजद जावेद की बॉल स्टंप पर तो लगी लेकिन बेल्स नहीं गिरे। किस्मत ने आयरलैंड के बल्लेबाज एड जॉयस का साथ दिया और वो नॉट आउट करार दिए गए। आपको बता दें कि किसी भी खिलाड़ी को आउट करार देने के लिए बेल्स का गिरना जरूरी होता है। बताया जा रहा है कि क्योंकि इन बेल्स में एलईडी लाइट्स लगी हुई हैं, इसलिए अमूमन इस्तेमाल होने वाली बेल्स से कुछ भारी हैं और हो सकता है इसी वजह से बेल्स ना गिरी हो। एड जॉयस उस समय 15 रन पर थे और वो 37 रन बनाकर आउट हुए। यूएई के हारने में ये घटनाक्रम अहम साबित हुआ। मैच में आयरलैंड ने 4 बॉल बाकी रहते ही जीत हासिल कर ली। पहले बल्लेबाजी करते हुए यूएई ने 50 ओवर में 278 रन बनाए। जवाब में आयरलैंड ने 50वें ओवर में 8 विकेट खोकर 279 रन बना लिए। यूएई के शाहिमन अनवर ने 83 गेंद पर 10 चौके और 1 छक्के से 106 रन बनाए। आयरलैंड की ओर से जीसी विल्सन ने सबसे ज्यादा 80 रन बनाए। और 2014 में आई हॉलीवुड की फिल्म अमेरिकन स्नाइपर ने बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड तोड़ कामयाबी हासिल की थी। आपने भी फिल्म देखी होगी और ब्रैडली कूपर की तारीफों के पुल भी बांधे होंगे, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि ये फिल्म जितनी आपको पसंद है उतनी ही इस्लामिक स्टेट के लड़ाकों को भी पसंद है। लेकिन उन्हें पसंद है फिल्म के ही अंदाज में अमेरिका को जवाब देना, उन्हें पसंद है स्नाइपर क्रुस का वही स्टाइल, लेकिन निर्दोष लोगों की जान लेने के लिए। तभी तो इस्लामिक स्टेट का नया वीडियो भी अमेरिकन स्नाइपर के स्टाइल में है, लेकिन मकसद वही है, बदला, दहशत और मौत। फिल्मों में स्नाइपर्स के ट्रिक्स खूब दिखाई देते हैं। उनके एक एक मूव्स पर तारीफों के पुल बन जाते हैं। कंसंट्रेशन, टेक्नोलॉजी और बेहतरीन सिनेमेटोग्राफी। और फिर जाकर अमेरिकन स्नाइपर जैसे कैरेक्टर्स तैयार होते हैं। या फिर कुछ और बेहतरीन स्नाइपर्स। लेकिन हम आपको जिन स्नाइपर्स के निशाने की स्किल दिखाने वाले हैं, उनमें और इन हॉलीवुड स्नाइपर्स में फर्क बस इतना है कि वो अच्छाई की जंग लड़ते हैं और ये बुराई की। तंग रह गए ना? ये वीडियो रिलीज किया है इस्लामिक स्टेट ने और इस वीडियो को देखकर हॉलीवुड फिल्म मेकर्स भी शर्मा जाएं। I'm willing to meet my creator and ask for every shot that I took. I'll pick it up. क्योंकि वो तो रियल लाइफ में स्नाइपर्स की कहानियां घड़ते हैं, कैमरे की कलाबाजी से उनकी मिल्कियत करते हैं, लेकिन यहाँ तो आतंक के गुर्गे असल निशानों की तलाश बैठे बैठे कर लेते हैं। इस्लामिक स्टेट का ये प्रोपेगेंडा वीडियो पूरी तरह से हॉलीवुड की ऑस्कर विनिंग फिल्म अमेरिकन स्नाइपर के ही स्टाइल में बनाया गया है। फर्क बस इतना है कि अमेरिकन ब्लॉकबस्टर अमेरिकन स्नाइपर यूएस मिलिट्री मैन क्रिस काइले पर बनाई गई थी और इस्लामिक स्टेट का ये वीडियो उनके किसी अनआइडेंटिफाइड आतंकी स्नाइपर पर। हालांकि इस वीडियो में उस आतंकी की पहचान नहीं जाहिर की गई है। इस आतंकी स्नाइपर के बारे में इतना जरूर पता चला है कि वीडियो में जितने भी शिकार कर रहा है वो सब सीरिया के पूर्वी प्रांत डियर एजोर में किए गए हैं। किसी प्रोफेशनल स्नाइपर की तरह ही वो दूर से अपना निशाना ढूंढ लेता है और फिर उसका काम तमाम करने में बिल्कुल नहीं हिचकता। वीडियो में स्नाइपर के हाथ में जो राइफल है वो रशियन मेड ड्रैगोनो राइफल है। वीडियो में इसकी फायरिंग रेंज और शूटिंग कैपेबिलिटी भी बताई गई है।
कंप्यूटर जनरेटेड राइफल स्कोप से दूर के निशानों को साधा किया है। वीडियो के हर एक पहलू को तकनीक के इस्तेमाल से खौफनाक बनाया गया है। यूं भी इस्लामिक स्टेट ट्रेडिशनल आतंकवादी संगठनों से इतर अपने प्रमोशन और प्रोपेगेंडा वीडियोस पर खास ध्यान देता रहा है और उसका ये वीडियो भी उसी प्रोपेगेंडा का हिस्सा है। इससे पहले भी इस्लामिक स्टेट अपने लड़ाकों की अमेरिकन स्टाइल ट्रेनिंग की वीडियोस रिलीज कर चुका है। इस्लामिक स्टेट अपने हर वीडियो की एडिटिंग, साउंड और प्रोफेशनल शूटिंग पर खासा ध्यान देता है, जिसकी वजह से कई बार इन वीडियोस को लेकर आशंकाएं जाहिर की गई हैं कि ये मैनिपुलेटेड होती हैं। लेकिन मौत तो मौत होती है, भले वो कैसे भी दी जाए। कुल मिलाकर इस्लामिक स्टेट का चैलेंज हर तरह से पश्चिमी देशों, उनकी सेना और उनकी टेक्नोलॉजी को ही है। खास तौर पर अमेरिका को साधने के लिए ये खूंखार संगठन अपना शक्ति प्रदर्शन हर बार नए तरीके से करता है ताकि उसकी दहशत को कम न आंका जाए। प्रतीति पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। मूंगफली हर तरह के खाने में इस्तेमाल की जाती है, चाहे वो मीठे पकवान हो या नमकीन। इसके बिना स्नैक्स के बारे में सोचा भी नहीं जा सकता। लेकिन कई लोगों को मूंगफली से एलर्जी होती है और उनकी मदद के लिए 7 समंदर पार से एक रिसर्च सामने आई है। देखिए रिपोर्ट। मूंगफली को सस्ता काजू भी कहा जाता है क्योंकि इसमें स्वाद के साथ साथ स्वास्थ्य को लाभ पहुंचाने वाले कई गुण भी होते हैं और ये हर जगह बड़ी आसानी से मिल भी जाती है। पीनट में प्रोटीन की मात्रा इतनी ज्यादा होती है कि इसे हम सेहत का खजाना भी कह सकते हैं। एक रिसर्च के मुताबिक 100 ग्राम मूंगफली में 1 लीटर दूध के बराबर प्रोटीन होता है। मूंगफली में प्रोटीन की मात्रा 25% से ज्यादा होती है। 250 ग्राम पीनट में इतने ही मास से ज्यादा विटामिन और मिनरल्स मिलता है। मूंगफली में एंटीऑक्सीडेंट और न्यूट्रिएंट्स भी मौजूद होते हैं जो हेल्थ के लिए काफी लाभदायक होते हैं। लेकिन इन फायदों के बावजूद भी कई लोग एलर्जी के कारण मूंगफली का मजा नहीं ले पाते। लेकिन ब्रिटेन के वैज्ञानिकों ने अब इसका इलाज ढूंढ लिया है। लंदन के किंग्स कॉलेज के प्रोफेसर गिडन 640 बच्चों पर स्टडी करने के बाद बच्चों में एलर्जी दूर करने के नतीजे पर पहुंचे हैं। जिन बच्चों के साथ एलर्जी की समस्या होती है, हम उनका स्किन टेस्ट करते हैं। अगर टेस्ट का रिजल्ट सामान्य रहता है तो हम उन्हें पीनट प्रोडक्ट्स लगातार लेने की सलाह देते हैं। रिसर्च के बाद ये पता चला है कि अगर बच्चों को जन्म के पहले 11 महीनों में मूंगफली खाने को दी जाए तो एलर्जी की संभावना 80% तक कम हो जाती है, क्योंकि पीनट से एलर्जी की शुरुआत छोटी उम्र से ही शुरू हो जाती है और बाद में इससे पीछा छुड़ाना नामुमकिन हो जाता है। तो अब आप भी हो जाइए तैयार मूंगफली में छिपे सेहत के खजाने का फायदा उठाने के लिए। वाकई है ना आपके और हमारे सबके काम की खबर। प्रशांत झा, जी मीडिया। और चीन की कंपनी लेनोवो ने दुनिया का सबसे पतला टैबलेट लॉन्च किया है। योगा 3 प्रो नाम से आया ये टैबलेट पहली बार CES 2015 में डिस्प्ले किया गया था और अब ये भारत में 1,14,990 रुपए की कीमत के साथ उपलब्ध है। लेनोवो के अनुसार योगा 3 प्रो टैबलेट एक पेंसिल यानी कि करीब 6.4 मिमी से भी पतला है और ये उपयोग में काफी आसान है। और माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर अब सिर्फ सोशल मीडिया तक ही सीमित नहीं रह गई है। यह साइट अब लोगों को नौकरी ढूंढने में भी मदद कर रही है और हाल ही में ट्विटर द्वारा करवाए गए एक सर्वे में पाया गया है कि 77% ब्रिटिश ट्विटर यूजर्स को लगता है कि ट्विटर के जरिए उन्हें नौकरी ढूंढने में मदद मिल सकती है। फोर्ब्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक ट्विटर जल्द ही ब्रिटेन में जॉब फेयर आयोजित करने वाली है।